बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जुमे का बाबरकत दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि जनाब आप भी जो है अपने काम के लिए तैयार हो रहे होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ आप कनेक्ट भी हो चुके होंगे। तारुफ करवा देते हैं, मैं हूँ ज़हर मलिक और मेरा साथ देती हैं प्रोग्राम में नजफ राजा। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आपने सुनो पाकिस्तान चैनल लगा लिया होगा, मॉर्निंग शो एंजॉय करने लगे होंगे। नाजरीन, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 to 11 हम आपके सामने मौजूद होते हैं करंट अफेयर्स के साथ, करंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि कल हमने आपको पंजाब के हवाले से बताया था कि गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह मुल्क में बढ़ती गर्मी के पेश नज़र पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। खबर तो आपने बड़ी अच्छी दी है। बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे, लेकिन वालिदैन परेशान हो रहे होंगे कि अब 3 माह हमने करना क्या। दूसरी तरफ महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी एलामिये में ये बताया गया है कि समर जोन यानी मैदानी इलाकों में प्राइमरी क्लासेस को 1 जून से 31 अगस्त, जबकि मिडल, हायर और हायर सेकेंडरी स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 15 जून से 31 अगस्त तक होंगी। एलामिये में ये कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के विंटर जोन में गर्मियों की तातीलात 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। इसके अलावा बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज 17 मई से हो चुका है, जो कि 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। तो जनाब, ये थी मुल्क भर में होने वाली गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से। यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी नाज़िर और आपको भी, आपने पेरेंट्स की और वालिदैन की जो परेशानी के हवाले से बात की। मेरे हाल में वालिदैन को ये भी सोचने की ज़रूरत है कि ये जो बच्चों की छुट्टियां आई हैं, इसको नानी और दादी के घर इंजॉय करने के अलावा बच्चों को कुछ क्रिएटिव स्किल सिखाई जाए, स्किल डेवलपमेंट पे उनके काम किया जाए, क्योंकि आजकल जिस तरह दौर बदल रहा है, सवाल ही होगा कि किस तरह, तो वो भी हम अपने शो में बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे अपने शो में। तो अभी वक्त हुआ है मौसम के हवाले से बातचीत करने का कि क्या दर्जा हरारत चल रहा है, क्या डिटेल्स हैं, आंधी कहां चलेगी और मजीद गर्मी कहां पर पड़ेगी। तो आइए आपको बताते हैं। और अब आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। सिंध में मैदानी इलाकों में सूरज कहर ढाने लगा है। तमाम खित्ता पोटोहार और बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने बहीरा अरब में समंदरी तूफान के खतरे का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 36 घंटों में कम दबाव की सूरत हाल में शिद्दत आ सकती है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 31 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां गर्मी जोर पकड़ रही है। मुजफ्फराबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 34 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। पेशावर का अगर जिक्र करें तो वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, दीर, सवात समेत दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां हीट वेव बरकरार है। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसा रहा है। लाहौर का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 40 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 39 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं,
वहाँ पर आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 45 और कम से कम 32 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला समेत कुछ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। और अब रुख करते हैं सूबा बलूचिस्तान के मौसम की तरफ, जहां सूबे भर में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। सिब्बी में 2 दिन से टेम्परेचर 50 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोयटा का तस्करा करें तो वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम योब, मुसाखेल, बारखान और गिरदोनवा में गर्द आलूद हवाएं चलने और बादल बरसने का भी इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध के मौसम का, जहां सूरज सवानेज़े पर आ गया है और शहरियों का बुरा हाल हो गया है। कराची में दर्जा हरारत की बात करें तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं। हैदराबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। दोपहर के बाद साहली इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है। तो आपको बताते हैं कि अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं, पंजाबी अदब का एक रोशन चिराग हमेशा के लिए बुझ गया है। पंजाबी ज़ुबान के मारूफ और मोतबर शायर मुतजम्मल कलीम इंतकाल कर गए हैं। उस्ताद कलीम के नाम से जाने जाने वाले कलीम पंजाबी शायरी में अपने मुनफरद अंदाज, गहरे फ़िक्री इजहार के बायस नहायत मोतबर मकाम रखते थे। अगर हम बात करें तो तजम्मुल कलीम 26 मार्च 1960 को चूनिया में पैदा हुए। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए पंजाबी अदब में जिद्दत, फ़िक्री वुसअत और अवामी जज्बात की अक्कासी की। उनकी शायरी में रिवायत, मुज़ाहमत, दर्द और अवामी एहसासात का हसीन इम्तिज़ाज मिलता है। उनके मशहूर शेरी मजमूओं में बर्फा हेठ तनूर, वेड़ेदार रुख, हान दी सूली और चीकदा मंजर शामिल हैं। तजम्मुल कलीम की वफ़ात पर अदबी हलकों, पंजाबी ज़बान के चाहने वाले गहरे रंजो गम का इजहार कर रहे हैं। उनकी वफ़ात पंजाबी अदब के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करें तो नाज़रीन, क्या आपने कभी दरवाजे का हैंडल छूते ही हल्का सा बिजली का झटका महसूस किया है, या किसी इंसान से हाथ मिलाते हुए एक झटका सा लगा हो? अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ये एक आम लेकिन बड़ा दिलचस्प साइंसी अमल है जिसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आइए इसको आसान अंदाज में समझते हैं। अक्सर ये एक दूसरे से भी कभी कभी हमें लग रहा होता है। तो दरअसल गाड़ी का हैंडल जब है वो आप पकड़ें तो आपको करंट और बड़ा हम इरिटेट होकर अगले को जवाब देते हैं कि यार करंट लग रहा है, दूर रहो। अच्छा नाज़रीन, दरअसल हमारा जिस्म दिन भर मुख्तलिफ सतहों या सरफेस पे रगड़ खाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप जब कपड़े पहनते हैं, कालीन पर चलते हैं, रबर सोल से जब आप जूते पहनते हैं, और इसी दौरान जब हमारे जिस्म से नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये चार्ज हो जाते हैं और ये इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आपका अगर इंटरेक्शन किसी के साथ होता है, किसी धात के साथ या किसी शख्स के साथ, आप उसको छूते हैं तो ये खारिज होते हैं और एक छोटा सा बिजली का झटका आपको महसूस होता है। ये साकिन बिजली या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर खुश्क मौसम में महसूस होती है, खासतौर पर जब हवा में नमी कम होती है। नमी की मौजूदगी में चार्ज बासानी खारिज हो जाता है, लेकिन खुश्क हवा में ये हमारे जिस्म पर रुका रहता है और मौका मिलते ही खारिज होकर झटका देता है। ये झटका मुकम्मल तौर पर होता तो बेज़रर है क्योंकि इसमें करंट की शिद्दत बहुत कम होती है, लेकिन ये एक सेकंड के लिए आपको चौंका ज़रूर देता है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर आप अपनी स्किन को खुश्की से बचाएं और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कपड़े इस्तेमाल कीजिए वो जो कम चार्ज पैदा करें, मसलन कॉटन वगैरह के कपड़े वगैरह। इसके अलावा अगर मुमकिन हो सके तो नंगे पैर ज़मीन पर चलें या धाती अशिया को पहले किसी और शय से छूकर न्यूट्रल हो जाए। जैसे कि अभी उज़ैर ने कपड़ों की बात की है, तो ये अक्सर झटका आपको तब लगता है जब आप शिफॉन के कपड़े पहनते हो या जॉर्जेट पहनते हो। तो जनाब, जब आपको किसी भी चीज़ को छूते हुए ऐसा हल्का सा झटका महसूस हो तो आपने घबराना नहीं है। ये साइंस की एक छोटी सी शरारत है जो हमें याद दिलाती है कि फिजिक्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना उसका अमल दखल है और कितने मामलात मौजूद हैं।
बिल्कुल जी। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं मायरा और हुमायूं की नई आने वाली फिल्म लव गुरु की, जिसके नए गाने ने रिलीज के साथ ही धूम मचा दी है। इस गाने को पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार आरिफ लोहार ने गाया है। और आपको पता है कि आरिफ साहब फिर जब अपनी आवाज का जादू जगाते हैं, ये तो है ही है, तो कमाल कर देते हैं। कमाल कर देते हैं, अपना आपको बताते हैं फैन बना लेते हैं सबको। ये जो फिल्म है ईद उल अज़हा पर रिलीज की जा रही है, तो ज़हर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए, इस मूवी के लिए। मुझे बहुत इंटरेस्ट आया देखकर, गाने बहुत अच्छे, सीन बहुत अच्छा सबने है। जो है वो प्लान कर लिया कि जनाब हमने अपनी बड़ी ईद किस तरह से गुजारनी है और कब कब जो है आपने बुकिंग करवा लेनी है टिकट्स की। पहले घर पे काम कर एंड देना, टाइम पे गोश्त को तकसीम कर देना, उसके बाद मर्द हज़रात ने पहले कुर्बानी करवानी है। देखे ना, हमारे वो भी फराइज होते हैं, और उसके बाद हम करेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा बड़ी ईद तक का, और थोड़ा सा इंतजार हम भी आपको करवा देते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि हम आपसे दोबारा मिलने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिए। जल्दी से वापस आइए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद और बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की, जिसके हवाले से अहम खबर ये है कि IMF की सिफारिशात पर हुकूमत पाकिस्तान ऑटो सेक्टर में बड़ी तब्दीली की तैयारी कर रही है। इस मुजवजा पॉलिसी के तहत गाड़ियों की दरामद पर आए तिजारती रुकावटों को कम या ख़त्म करने की बात हो रही है। खास तौर पर पुरानी गाड़ियों की दरामद को मजीद आसान बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। IMF की 2025 की कंट्री रिपोर्ट में पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर को गैर मसाबकती करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकामी कार साज इदारों को गैर मामूली तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गाड़ियाँ महंगी हैं बल्कि सारिफ के पास इंतखाब की भी महदूद हद है। IMF की तजवीज़ है कि सिर्फ 3 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की मौजूदा हद को बढ़ाकर 5 साल किया जाए। एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को 2030 तक मरहलावार ख़त्म किया जाए और मौजूदा 5 साल टैरिफ स्लेब को सादा बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी 15% तक लाई जाए। माहिरीन का कहना है कि अगर इन तजवीज़ पर अमल हुआ तो 5 साल पुरानी गाड़ी की कीमत 3 साल पुरानी के मुकाबले में 5 से 7 लाख रुपए कम हो सकती है। ये सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत होगी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और दीगर मकामी इदारे इस पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये तब्दीलियाँ अगरचे वक्ती तौर पर फ़ायदेमंद होंगी, मगर मकामी ऑटो इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। 30 लाख से ज़ायद अफराद का रोज़गार ख़तरे में पड़ सकता है और हुकूमत को अरबों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। इस सारे मामले की हकीकत जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मन साहब। सुनील साहब, गुड मॉर्निंग एंड सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि IMF की इस रिपोर्ट में जो तजावीज़ दी गई हैं उनके पीछे बुनियादी मकासद क्या हैं? क्या वाकई इकदाम सारिफीन के हक में होंगे? क्योंकि अगर सारिफीन के हक में चले जाएं तो मैं आपकी वीडियो का हवाला देना चाहूँगा, जिसमें आप ये बात कर रहे थे कि जो गाड़ी बिकती है, जो लोकल मैन्युफैक्चर होती है, उसमें से आधा जो पैसा है वो गवर्नमेंट को जाता है। तो अगर सारिफीन को जो है फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट के ख़जाने में तो पैसा कम आएगा। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहली बात ये कि IMF की बात का जो है ना मकसद क्या है। हम हमेशा सुनते हैं हमारे मुल्क में, हमारे साथ जब कोई चीज़ बुरी होती है तो हमें कहते हैं जी IMF ने कहा है बिल महंगा कर दो, ये कर दो। सो आइडली IMF जो है वो कोई हमारे अवाम के या मेरे और आपके फेवर में नहीं है। IMF अपनी जो इंटरनेशनल एजेंडा है उसको लेके चलता है, जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जो कि मैं उससे एग्री नहीं करता। ये दुनिया पूरी में यही होता है कि अगर आपने अपनी इंडस्ट्री को बनाना है तो पहले आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर आप उसको जो है ना दुनिया के लिए ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने हमसाया मुल्क के बारे में अक्सर करते हैं बात, कि जी उनकी ऑटो इंडस्ट्री बड़ी अच्छी चलती है ये वो, तो उन्होंने 20 साल के लिए अपनी इंडस्ट्री को बंद किया, बाहर से इम्पोर्ट्स को बंद किया, और फिर लोकल इंडस्ट्री जब अपने पैर पे खड़ी हो गई तब उन्होंने ओपन किया। अब IMF ये कहता है कि जी पूरी दुनिया में जो है फ्री ट्रेड होनी चाहिए, तो पाकिस्तान में अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, RD 3 चीजें लगी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप इनको कम करें, बैरियर्स को कम करें, पूरी दुनिया को ओपन प्लेइंग फील्ड बना दें। तो इन एसेंस तो बड़ी अच्छी बात है, और ऑन पेपर भी ये लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो सार्फिन के लिए फायदा ये होगा कि उनको अगर लोकल गाड़ी महंगी मिल रही है तो वो इम्पोर्ट कर लेंगे। बट जवाब आपके सवाल के अंदर छुपा हुआ है। आपने अभी क्लियरली बताया कि जो गाड़ी लोकल बिक रही है उसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% का जो है ना टैक्स है, और अगर गवर्नमेंट जो है आपकी जो है लोकल इंडस्ट्री को तबाह करती है तो ऐसा है कि समझे ऐसी जगह जहां से आपको पैसे आ रहे थे आप उसको तबाह कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इतना खास लोकल इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा। बट यस, अगर इम्पोर्ट को खोल देंगे तो इम्पोर्टेड गाड़ी की प्राइसेस कम होंगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इम्पोर्ट को एकदम तो खोला जा ही नहीं रहा। अच्छा, ये जो RD है इसको कम किया जा रहा है, और ओवर 5 इयर्स जो है टारगेट है कि जी ACD और RD को कम कर देना है। आपको आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। सुनील साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाजत मिल जाती है और ड्यूटीज कम हो जाती हैं
तो मार्केट पर इसका फौरी असर क्या होगा और किन तबकात को इसका सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा, ये भी बताइएगा। देखिए अभी आपका सवाल जो है वो मैं थोड़ा उस पर आता हूँ, एक पॉइंट हम आगे जंप कर रहे हैं। अगर मिल जाता है फिर तो वाकई 5 से 7 लाख कम होगी, लोगों को फायदा होगा, लेकिन इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। अच्छा। हमने देखा हम अपना बिजली का बिल देखते हैं, उसमें जो है ना बिजली का यूनिट जो है वो 20 रुपए से शुरू होता है और एडिशनली एंड पे आपको और मुझे जो मिलता है वो तकरीबन 70 रुपीज के करीब होता है। उसमें नीलम जेलम सरचार्ज, टैक्सेस, फर्दर टैक्सेस, किसी भी नाम से टैक्स लगा दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह इधर भी आरडी कम करके और आपको और मुझे सहूलत देना कोई ऐसा मकसद होगा। एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री जो आपको 50% जो है कमा के दे रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अच्छा सुनील साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह से बात की जा रही है पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से कि एक तो हुकूमत को रेवेन्यू का बड़ा नुकसान होगा, फिर वो कह रहे हैं कि 30 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके बेरोज़गार होने का भी ख़तरा मौजूद है। तो क्या ये दावे ठीक है उनके? देखें हमेशा दो साइड्स हैं, एक है न्यू कार मैन्युफैक्चरर का, एक है यूज कार इंपोर्ट वाले, और बीच में है कंज्यूमर को तो फायदा है अगर इनका कंपटीशन होगा, बढ़ेगा और गाड़ियां और आएंगी। यूज कार वाले हमेशा कहेंगे जी न्यूज वाले जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं असेंबलर हैं, न्यू कार वाले कहेंगे जी यूज कार वाले जो है वो लगी हुई गाड़ियां मंगाते हैं। ये जंग हमेशा से लड़ते चलते आई है और हर जो है ना बजट के बाद होती है। बट इस दफा एडिशनल ये आ गया है कि जो है ना यूज कार वाले, उनको जो बेसिकली एलिबाई मिला हुआ है या जो आईएमएफ ने कहा है कि जी आप ड्यूटीज कम कर दें तो उससे ऑब्वियसली यूज कार की इंपोर्ट का फायदा होगा। न्यू कार वाले कहते हैं कि जी यूज कार वाले जो हैं वो लगी हुई गाड़ियां मंगाते हैं, उसकी क्वालिटी का नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर आप यूज कार इंपोर्ट खोल देते हैं और आप जो कह रहे हैं कि जी मैं कल रिपोर्ट पढ़ा था कि जी 15% का डिफरेंस रह जाएगा लोकल और इम्पोर्टेड गाड़ी के अंदर सिर्फ टैक्स का, तो फिर लोकल इंडस्ट्री आपने बनाई क्यों है? फिर ये लोकल इंडस्ट्री से जो आप टैक्स लेते थे उसकी कलेक्शन आप कैसे करेंगे? और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 1 लाख गाड़ी आपने अगले साल इंपोर्ट करनी है, अगर $20,000 की भी एवरेज गाड़ी है तो $2 बिलियन का आपके पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा वो गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए? डॉलर के ऊपर जो प्रेशर आएगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? अच्छा सुनील साहब, एज ए एक्सपर्ट आप ही से जानना चाहूंगी, आपके नजदीक क्या बेहतर सोल्यूशन रहेगा जिससे हुकूमत भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके, मुल्क के लिए भी अच्छा और लोगों के लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट हो सके? आप क्या कहेंगे इस पर, इस सिनेरियो को देखते मेरे ख्याल से तो देखिए विन विन सिचुएशन ये है कि अगर गवर्नमेंट को लोगों को रिलीफ देना है, सस्ती गाड़ी देनी है और अपने टैक्स रेवेन्यू को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करना, तो जो लोकल गाड़ियों के ऊपर टैक्स जो तकरीबन 50 से 52% है, अगर गवर्नमेंट उसको 10% कम कर देती है तो इकोनॉमिक्स के हर रूल से सप्लाई डिमांड के लिहाज से डिमांड बढ़ेगी, लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और उनका मेन रेवेन्यू उतना रहेगा या उससे ज्यादा हो जाएगा और लोगों को सस्ती गाड़ी भी मिल जाएगी। और जो आपने 13 ऑटो इंडस्ट्रियों को जिनको बुला के पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कराई थी, उनको आप दोबारा भगा के अगली इन्वेस्टमेंट को तंग नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो वाइस पॉलिसी ये है कि जो लोकल गाड़ी के ऊपर टैक्स लगा हुआ है उसको कम कर दें और रेवेन्यू बढ़ा लें। सुनील साहब, क्या ये हकीकत है कि हमारी ऑटो इंडस्ट्री आलमी सतह पर मुसाबकत के काबिल नहीं है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर इसकी क्या रीजंस हैं और हुकूमत इस हवाले से क्या रिफॉर्म्स लेकर आ सकती है? एक तो आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि जो 10% है वो टैक्सेस में आप कमी कर दें। तो देखिए किसी भी पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस कंट्रीज टोटल दुनिया में 50 से कम ममालिक है जिनमें ऑटो इंडस्ट्री लगी हुई है। और ऑटो इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू में आती है तो आप उसको कम्पीट करने से पहले थोड़ा एक प्रोटेक्शन का टाइम देते हैं। हमारे मुल्क में हुआ ये कि 92 से लेके जब भी कोई हुक्मरान आता था उसको अपना वोट लेना होता था या रेफरेंडम करना होता था तो वो इस ऑटो पॉलिसी से खेल के लोगों के दिलों में अपना घर बनाता था कि जी 10 साल पुरानी गाड़ी खोल दो, 15 साल पुरानी खोल दो। तो ये वो इन्फेंट है जो कभी ग्रो नहीं कर सका, बिकॉज जब ये चलना शुरू करता है आप उसको ठुड़ा मार के गिरा देते हैं और अभी फिर वही होने लगा है जी। आपने 2016 में ऑटो पॉलिसी लेके आए जिसके तहत आपके पास 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर आए। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। उन्होंने और कई प्लांट अभी लगने वाले हैं। तो मैं अगर उनकी जगह मैं तो ये सोच रहा हूँ इस टाइम बैठ के कि मैं प्लांट लगा ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक वर्ड है ही नहीं, हर रोज पॉलिसी चेंज होती है। तो आई थिंक वी हैव टू स्टिक बाय टू द पॉलिसी एंड इफ वी वांट दिस लोकल इंडस्ट्री टू बी हियर वी शुड डिसाइड फॉर वंस एंड इफ वी वांट देम टू लीव देन वी कैन टेल देम कि भैया आप चले जाएं, हम सिर्फ इंपोर्ट पे काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब बताइएगा क्या सस्ती दरामदी गाड़ियों की दस्तयाबी मकामी सारिफ को मियार के लिहाज से बेहतर ऑप्शन देगी या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक वक्ती फायदा होगा जिसे लोग उठाएंगे? देखिए कॉस्ट के लिहाज से तो वो गाड़ी जरूर सस्ती होगी, म्यार के ख्याल से मैं एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज आपने भी देखा होगा इंपोर्टेड गाड़ियां जिस हालत में पकी है तभी वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो अगर आप एक ग्रेडेड गाड़ी जिसको अच्छी गाड़ी बोलते हैं उसको मंगाएं और 0 मीटर लोकल गाड़ी देखें तो लोकल गाड़ी सस्ती है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील मान साहब। और बड़ी ज़बरदस्त आपकी जानिब से भी एक तजवीज़ सामने आई है कि जो टैक्स है गवर्नमेंट की जानिब से वो 50% का आयद किया गया है मकामी गाड़ी पर, उसको कम कर दिया जाएगा। 10% भी हुकूमत उसको कम कर दे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, सारिफीन को जो है वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और वैसे भी विन विन सिचुएशन हमें चाहिए दोनों सूरत हाल में, गवर्नमेंट को भी फायदा और लोगों को बहुत भी से लोगों ने फायदा हो। प्लांट लगाए हैं। अब आप देखें बहुत से बैरून ममालिक से लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने प्लांट लगाए हैं, कंपनीज यहाँ पर आई हैं, खुद नहीं आई, हमने ही दावत दी थी कि आए इधर आके आप ऐसा ही प्लांट है। लगाएं। तो अब अगर वो प्लांट बंद हो जाएंगे, गाड़ियों की प्रोडक्शन कितना रुक जाएगी, नुकसान होगा। एग्जैक्टली। तो नाजरीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब कुछ बात हो जाए ज़हनी सेहत के हवाले से। तो नींद की गोलियां जो कभी सिर्फ बेख्वाबी के इलाज के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी, आज एक खामोश नशे की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। दुनिया भर में लाखों अफराद इन गोलियों के आदी हो चुके हैं और पाकिस्तान भी इस खतरे से महफूज नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की मनशियात और जराइम के इदारे UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में शामिल है जहाँ पर सुकून आवर या नशा आवर अद्वियात की आदी अफराद की शरह सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में लाखों अफराद इन अद्वियात को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नशे के आदी बाज़ अफराद दीगर ममनुआ मनशियात जैसे हेरोइन, चर्स, आइस और शराब तक रसाई ना होने या इन्हें सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर के ज़रिए छोड़ने के लिए वो अद्वियात इस्तेमाल करने लगते हैं जो दरअसल जहनी मरीजों के इलाज के लिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा एक और हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद में 79.28% नींद के मसले का शिकार हैं लोग। नींद की गोलियों का इस्तेमाल इन मसाइल के हल के लिए किया जाता है, लेकिन इनका बेजा और तवील मुद्दती इस्तेमाल खुद एक नशे की सूरत इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से याददाश्त की कमज़ोरी और डिप्रेशन के अलावा माशरती ताल्लुकात भी शदीद मुतासर होते हैं। नींद की गोलियों का इस्तेमाल नशे की सूरत कब इख्तियार कर लेता है, इसकी अलामात क्या है और इससे बचाव और इलाज के मौसर तरीके क्या हैं, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। डॉक्टर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नींद की गोलियों का इस्तेमाल नशे की सूरत आखिर कब इख्तियार करता है और इसके पीछे कौन से बुनियादी अवामिल कारफरमा होते हैं? ख्वाबों से महरूम रहा करते हैं दुनिया जीत के भी, एक कमी अक्सर रह जाती है ये जागने वालों में। तो ना हम जागने को ग्लैमराइज करते हैं, ना हम नींद की गोलियां इस्तेमाल करने को ग्लैमराइज करते हैं, नेचुरल को ग्लैमराइज करना है। तो आपने पूछा कि मसला कब बनता है, क्यों बनता है। देखिए, जब भी हम नशे की बात करते हैं, जब भी हम एडिक्शन की बात करते हैं, तो वो तब बनता है जब उस पर डिपेंडेंस हो जाती है। आप नेचुरल स्लीप को भूल गए हैं, अब आपको गोली के बगैर नींद नहीं आती है, गोलियों की मिकदार बढ़ानी पड़ती है। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि अब आप इन नींद की गोलियों के नशे में मुब्तला हैं या आप इस पे डिपेंडेंट हैं। होता क्यों है, उसके 4-5 रीज़न हैं। वही एक तो अवेलेबिलिटी, दूसरा बहुत से नॉन साइकाइट्रिक डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। आपके जीपी ने कर दिया, मेडिकल स्पेशलिस्ट ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने। इस्लामाबाद के पिंडी के बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में, गवर्नमेंट सेक्टर अस्पतालों में जो मोहर होती है ना दवाइयों की, ये कॉकटेल सबको जाएगा वो लिखना ना पड़े, उस मोहर पे नींद की दवाई लिखी होती है जो हर मरीज को जा रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि नींद की गोलियों के नशे की इलामात क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं, इन डिटेल बताइएगा। और एक आम फर्द कैसे पहचान सकता है कि उसका कोई रिलेटिव, कोई उसका अजीज इस चीज़ का शिकार है? देखिए, आप बहुत सारे लोग ना, पाकिस्तान में बीमारी को पर्सनल मामला तो वैसे भी कंसिडर नहीं किया जाता। आप बहुत सारी जगहों पे बैठे होते हैं, ख़वातीन शाम को पर्स खोलती हैं, उसमें से गोलियां निकालती हैं। आप पूछें जी किस चीज़ की गोली है, जी मुझे तो नींद नहीं आती। तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए अगर आप पढ़े लिखे हैं कि जी क्यों ये जो हमारी रिलेटिव हैं या हमारे सामने दवाई ये खातून खा रही हैं और कहती हैं मैं नींद की दवाई खा रही हूँ, क्यों खा रही हैं, पूछें किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की। फिर आपका मूड चिड़चिड़ा रहेगा, आप लो रहेंगे। देखें, नींद का क्या मतलब है कि दिमाग को रेस्ट कराना है, स्लो कराना है। तो नींद की गोलियों का साइड इफेक्ट है डिप्रेशन। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, थोड़ी देर के लिए बेचैनी कम करती हैं, आपकी थोड़ी देर के लिए नींद स्मूथ करती हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग यू डिप्रेशन। और ये भी बात याद रखें, जब हम नींद की गोलियों की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजोडाइजेपिन्स, अल्प्राजोलैम जो एल्प के नाम से, लेक्सोटनल के नाम से, और ये रेस्टोरिल के नाम से, और ब्रोलाइट के नाम से। ये गोलियां जो नफ्सियाती इलाज की गोलियां हैं जिनमें हल्की सी नींद है, उनको हम यहाँ शामिल नहीं करते, वो इलाज की गोलियां। यहाँ हम आज जो बात कर रहे हैं वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बेंजोडाइजेपिन्स। जी।
अच्छा डॉक्टर साहब, यूएन की एक रिपोर्ट जो है वो बताती है कि पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है जहां सुकून आवर या फिर नशावर अद्वियात के आदी अफराद की शराब सबसे ज्यादा है। आपके ख्याल में इसकी आम वजूहात क्या हैं और किस उम्र और किस तबके से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर अफराद इस मसले का शिकार बनते हैं? देखिए, आम वजूहात 2-3 इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। एक तो इजी अवेलेबिलिटी है, आपका केमिस्ट गली के नुक्कड़ पे आपको आराम से दे देगा। बिल्कुल, नो डाउट। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वही बेचैनी कम करने के शॉर्ट टर्म तरीके हैं कि घर में जिस तरह अभी आपने बताया जी गाड़ियां सस्ती नहीं हो रही, किसी को गाड़ी खरीदने का शौक है, गाड़ियां महंगी हैं, तो वो गाड़ी तो सस्ती नहीं होगी, वो एक गोली खा के सो के थोड़ी देर के लिए बेचैनी तो कम करेगा। फिर जो आपने उम्र की बात की ना, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और मजेदार फैक्ट आपको बताऊं, नजफ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिडिल एज वुमेन, नजफ तो वैसे भी शी इज अ यंग लेडी, लेकिन जो मिडिल एज वुमेन है 40 से 50 के दरमियान, वो मैक्सिमम बेंजोडाइजेपीन्स एडिक्शन में होती है। ओहो, क्या रीजन है इसकी डॉक्टर साहब? देखिए, अगेन मर्दों के पास कनेक्शंस हैं, वो बाहर जाते हैं, और बहुत से पॉजिटिव आप देखें कि कितने वुमेन जिम है और कितने मेन जिम है, कितने वुमेन स्विमिंग पूल हैं, कितने मेन स्विमिंग पूल हैं। गांव की नहर पे भी एक मर्द जाके नहा लेगा, अपनी स्ट्रेस एंजाइटी को कम कर लेगा। खातून के पास क्या है? मेरे पास कश्मीर के एक आखिरी पहाड़ से अम्मा उतर के आती है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती, उसकी जेब से पैरासीटामोल का पत्ता नहीं निकलता, लेक्सोटनल का पत्ता निकलता। और फिर एक कंपनी ने इस दवाई को बनाना शुरू कर दिया सुकून के नाम से, सुकून 3 मिलीग्राम। ओहो, ऐसी तो बहुत सारी डॉक्टर साहब दवाइयाँ आ चुकी हुई हैं मार्केट में नींद के हवाले से कि नींद नहीं आ रही, आपको सोने में स्लीप सपोर्ट करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा मवाजना आपने किया सोसाइटी का कि ख़वातीन और मर्दों का और नींद से रिलेटेड कहाँ पे आप अपना फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस निकाल सकते हो। मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी, ये नींद की गोलियों के जो नशे से निजात के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब आपने मसला तो क्लैरिफाई कर दिया, डायग्नोज भी कर दिया, आप जरा इलाज की तरफ आ जाइए, क्या इलाज है इसका? देखें, फिर मैं वो एक शेर पढ़ता हूँ, ये रत जगे कबूल के आराम से तो हैं, रहते थे वरना ख्वाब हमें परेशान किए हुए। तो प्रॉब्लम तो है, उस प्रॉब्लम को फिक्स करने पे कि अगर आपके ख्वाबों से आप परेशान हैं और उसका ये हल आप ढूंढते हैं कि आप जागते रहें, तो दिस इज नो सोल्यूशन। सही। तो हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है। 4 स्टेप्स हैं आइडेंटिफिकेशन के, ये मसला है। नंबर 2, इसका इलाज मौजूद है। नंबर 3, इसका इलाज साइकाइट्रिस्ट के पास है। नंबर 4, हो सकता है कि आपको ये इस नशे को छुड़ाने के लिए 2 से 3 दवाइयां और लेनी पड़े कुछ अरसे के लिए, क्योंकि ये एक जहर है, नशा है। तो फिर इस सारे प्रोसेस के लिए आप तैयार रहें। फिर रूट कॉज कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसको आप इससे दबा रहे हैं, वो डिप्रेशन है जिसको दबा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी के मसाइल को दबा रहे हैं। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। और एक बात आज याद रखें, ये जीपीज के लिए भी है, मरीज जो पढ़े लिखे अपने डॉक्टर से पूछें। मैं मरीजों को गूगल करने से भी मना नहीं करता, मैं कहता हूं जी आप गूगल करें, चैट जीपीटी करें, लेकिन मुझे भी शामिल कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉक्टर आपको क्या दे रहा है। और हमारी साइकाइट्री की कोई किताब इन दवाइयों को 4 हफ्ते से ज्यादा प्रिस्क्राइब करने की इजाजत नहीं देती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या नींद की गोलियों के बगैर नींद के मसाइल का हल मुमकिन है? क्योंकि फिर ऐसे लोगों को कोई हमने मुतबादल भी तो देना है, और अगर ऐसा है तो फिर कौन से कुदरती या फिर गैर अद्वियाती तरीके मौसर रहते हैं ऐसी सूरत हाल? कैसे सोया जाए, नींद कैसे आए? और गहरी नींद। देखें, ये आप लोगों ने तो बड़ी डिमांड्स पुट कर दी है, नींद भी आए और गहरी नींद भी आए। ठीक है। परवीन शाकिर का एक मिसरा है, ख्वाब आंखों की इबादत है। तो हम आपको सुलाएंगे भी और आपको ख्वाब भी दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, बड़ा शायराना मूड हुआ हुआ है आपका आज। हर सवाल पे आप पहले शेर सुना रहे हैं। देखें, ये मौजू मेरे दिल के इसलिए इतना करीब है कि हर दूसरा मरीज इलाज की दवाई लेने को तैयार नहीं है, इलाज कराने को तैयार नहीं है, अपने मसाइल पे मेहनत करने को तैयार नहीं है। ये दवाई मैं रूरल एरिया में भी महीने में 2 दिन क्लिनिक करता हूँ, ये चकवाल जेलम वाली साइड पे, वहाँ भी हर खातून जुबान पे ये गोली रखे हुए। तो सबसे पहले तो आप सोने को ग्लैमराइज करें कि 8 घंटे की नींद। अगर कोई आपको ये कहता है जी मैं तो सारी रात जागता हूँ, काम करता हूँ, उसको बताएं भाई ये मुनासिब नहीं है। हाँ, उसको डिस्करेज करने की जरूरत है। हाँ, सबसे पहले तो एडिक्वेट स्लीप को ग्लैमराइज करें कि अच्छा इंसान वो है जो 6 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड नींद ले रहा है। फिर दिन में बिल्कुल नहीं सोना, दिन में आपने ऊँघना भी नहीं है, अपने दिन में सारे काम करें। 4 बजे के बाद चाय, कॉफी, पेप्सी, 7 अप ना पिएं। मगरिब से पहले आधा घंटा वॉक या एक्सरसाइज करें। रोज एक ही बिस्तर पे सोएं, एक ही तकिए पे सोएं, कोशिश करें शावर लेके सोएं।
अच्छा, ये मैं आपको बड़ी रवानी में बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें मैं अपने मरीजों को रवानी में बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छे तरीके से आपने कंपैरेटिव स्टडी भी किया है, मुआवजा भी किया है कि किस तरह नींद जरूरी और ना सोने वाला इंसान किस तरह के मसाइल से दो चार होता है। सोना बहुत जरूरी है नाजरीन, और आपके कजन्स या आपके इर्द गिर्द जो भी फैमिली आपको इस तरह थोड़ा सा बड़ा प्रेज करके और मोटिवेट करते हैं, भाई मैं तो कल का नहीं सोया हुआ और मैं अब तक जगा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो आप उसको भी डिस्करेज करना चाहिए और उसको थोड़ा सा सीधे रास्ते पे लाने की जरूरत है कि आप गलत कर रहे हो अपनी सेहत के साथ, आप अपने जहन के साथ, अपनी मेंटल प्लस फिजिकल हेल्थ खेलों के साथ खेल रहे हो, तो खेलने की अपनों जरूरत और नहीं अपने है। प्यारों के साथ सबके साथ आप गलत कर रहे हैं। और so bad। बहुत से मुतबादिल तरीके मौजूद हैं इन सुकून दे अद्वियात के मुतबादिल के तौर पर। मतलब आपका बिस्तर जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, कमरे में आप जो है बिल्कुल तारीकी रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप दिन भर खुद को खूब थकाएं और कितनी कि बिस्तर पे जाते ही आपको नींद आए। और कितनी रिसर्च आ चुकी है इस हवाले से कि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हो, आप सोते नहीं हो, तो आप कितनी जल्दी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हो। तो नाजरीन, इसी एक अच्छी बात के साथ कि सोना बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक से वापस आते हैं और बहुत सारी डिटेल्स मजीद है इन्फॉर्मेशन के हवाले से। सो टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे इसराइल की दहशतगर्दी का। तो गजा में जुल्मों सितम की आग हर गुजरते दिन के साथ मजीद भड़कती जा रही है। सेहूनी जंगी जुनून ने इंसानियत को शर्मा कर रख दिया है। आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं, जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। ताज़ा इसराइली फजाई हमलों में मजीद 93 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और शहादतों की मजमूई तादाद 53,500 से तजावुज़ कर चुकी है। ये कोई जंग नहीं, ये बाकायदा नस्ल कुशी है। सेहूनी हुकूमत की बर्बरियत ने गजा को खंडर बना दिया है। खाने पीने की चीज़ें नायाब हो चुकी हैं, अस्पताल मलबे का ढेर बन चुके हैं। दवा है ना पानी है, बिजली है ना पनाह है। गजा एक खुली जेल बन चुका है जहां बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को भूख, प्यास और बमबारी का सामना है। फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत के मुताबिक सिर्फ भूख से कम 29 बच्चे और बुजुर्ग दम तोड़ चुके हैं, जबकि हज़ारों जिंदगियां मौत के दहाने पर हैं। इस इंसानी अलमिये ने बिलाखिर दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है कि आलमी ताकतें अब इसराइल के खिलाफ बोलने पर मजबूर हो चुकी हैं। फ्रांस, बरतानिया और कनाडा ने इसराइल को खबरदार करते हुए गजा में जंगी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा किया है। बरतानिया ने इसराइल के साथ तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी अपने तजारती ताल्लुकात पर नज़रसानी का ऐलान कर दिया है। आलमी दबाव ने सेहूनी हुकूमत को वक्ती तौर पर पीछे हटने पर मजबूर तो किया, मगर ये इकदाम नहायत नाकाफी है। 11 हफ्तों की जालिमाना नाकाबंदी के बाद सिर्फ 90 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी गई, जिन्हें रास्ते में ही इसराइली इंतहा पसंद रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें चीख चीख कर कह रही हैं कि 21 लाख की आबादी के लिए ये इमदाद एक मजाक से ज़्यादा नहीं है। खुराक की शदीद किल्लत से हज़ारों बच्चे फाकों से मर रहे हैं और आलमी बरादरी अगर अब भी खामोश रही तो तारीख उसे नहीं करेगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं मशरिक़ वुस्ता उमूर के माहिर मंसूर जाफ़र साहब से। मंसूर साहब, खुश आमदीद आपको कहते हैं। सर, 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद गजा में महदूद सतह पर इमदादी सामान की इजाज़त दे दी गई है। क्या फ़लस्तीनियों तक इमदादी सामान और खुराक पहुँच भी पा रही है, और इस वक्त गजा में कितना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है? जहाँ तक तो इस इमदाद की गजा में आमद की बात है, तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो गजा को आने वाले या गजा की जो जितने भी रास्ते हैं वो तमाम के तमाम मसदूद कर रखे हैं इसराइल ने, और ख़ासतौर पर रफ़ा क्रॉसिंग तो मुकम्मल तौर पे तबाह होने की वजह से वहाँ पे एक लंबे कॉन्वाय की लाइन जो है वो इमदादी ट्रकों के गजा में दाखिले के मुंतज़र है। ये जो इमदाद जिसका जिक्र आपने किया है, ये इसराइल की एक करम शालोम राहदारी है जो पूरे इसराइल के अंदर से गुजर कर आती है। यही वजह है कि आपने जैसे अपने इंट्रो में निशानदेही की कि वहाँ पे इंतहापसंद यहूदी आबादकार जो है वो इन ट्रकों को लूट भी रहे हैं और इनको गजा पहुँचने से रोक भी रहे हैं। तो अभी जो वहाँ से इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ तंजीमें और ख़ासतौर पे जो वॉलंटियर इदारे वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो इतलात आई हैं वो यही है कि ये जो ट्रक आए हैं, इनकी आमद के बाद मुख्तलिफ वहाँ पे जो बेकरीज हैं वहाँ पे अब रोटियों के पकने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में इस इमदाद की ज़रूरत है, उतनी बड़ी तादाद में इमदाद जो है और ख़ासतौर पे अशय ख़ोरनोश वो नहीं पहुँच पा रही। और उसकी बुनियादी वजह इस पूरे गजा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों का जो ढांचा है वो इसराइल ने अपनी जंगी मशीन के जरिए तबाह बर्बाद कर रखा है। यही वजह है कि ये इमदाद जो है बड़े पैमाने पे, चाहे वो मिस्र का एरेश एयरपोर्ट के साथ बड़े बड़े वेयर हाउस वहाँ पे मुंतज़र है,
इसी तरीके से खुले आसमान तले पेरिशेबल आइटम है, फूड आइटम है, बच्चों का दूध है, वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, और ख़ासकर उससे बढ़ के जो तिब्बी इमदाद की चीज़ें हैं, जो अद्विया है, उनमें से बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं कि जो एक ख़ास टेम्परेचर रिक्वायर बिल्कुल करती हैं, ठीक। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो खुले आसमान तले जो है वो ज़ाया हो रही हैं, और इसराइल एक साजिश के तहत ये सारी चीज़ें रोक रहा है ताकि अगर ये चीज़ें कल को अशोई के लिए वहाँ पहुँचा भी दी जाए तो ये वहाँ पे ज़रूरतमंद, हाजतमंद जो इस वक्त भूख और प्यास से बिलक रहे हैं फ़लस्तीनी बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, उनके किसी काम ना आ सके। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी इंसानियत के नो साथ डाउट, नो डाउट। मंसूर साहब, गजा की खौफनाक सूरत हाल पर दुनिया ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। अगर हम देखें कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन ने सख्त लहजे में इसराइल को खबरदार कर दिया है। मैं आपसे समझना ये चाहती हूँ, क्या इससे ये समझा जाए कि इसराइल के लिए आलमी हिमायत कमज़ोर पड़ रही है? क्या सूरत हाल है? किसी हद तक तो आप कह सकते हैं कि इसराइल जो है अपनी इन पॉलिसियों की वजह से रिलेटिवली बैनुल-अक़वामी बिरादरी में एक आइसोलेशन शिकार हुआ है। ख़ासतौर पे जो बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत है उसमें नेतन्याहू और दीगर उनकी जो सियासी क़यादत है उसके वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद ये सिलसिला उसका शुरू हुआ था, और अभी रिसेंटली जितने बड़े पैमाने पे इस नौइयत के इक़दामात मुख्तलिफ यूरोपीय और वेस्टर्न कैपिटल्स की तरफ से देखने में आए हैं, उसमें ख़ासतौर पे एक नई जहत का इजाफा आपके इल्म में होगा कि 2 रोज़ पहले इसी नौइयत का एक हाईली एम्पावर्ड एक्रीडेटेड डिप्लोमेटिक मिशन जो है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और इसी तरीके से उर्दन, दीगर अरब ममालिक के सफारतकार मौजूद थे, वो गरब उर्दन के दौरे पे था जनीन के इलाके में। वहाँ इसराइल ने उन पर फायरिंग कर दी। तो उस फायरिंग के नतीजे में जितने बड़े पैमाने पे एक रद्द-ए-अमल देखने में आया है, इसराइली सफरा को मुख्तलिफ मुल्कों में बुलाकर एहतजाज किया गया है और उनके साथ उनको ये बावर कराया गया है कि ये इकदाम किसी भी तरह बैनुल-अक़वामी कानून या जो सफारती एक इस्तिस्ना हासिल है इन लोगों को, उसके ज़ुमरे में नहीं आता। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसराइल इन तमाम बातों से इस कदर अब हाइफ हो गया है कि उसे अपने दाखिली जो शोर शराबा है उस पर भी वो कान नहीं धर रहा इस वक्त। बिल्कुल कान नहीं धर रहे। मंसूर साहब, अब इसी के बारे में हम अब मजीद बात करते हैं। सेहूनी वज़ीर आज़म जो है वो ये इन तमाम तर मामलात के बावजूद ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि जंग के इख्तिताम पर पूरा गज़ा इसराइली सिक्योरिटी कंट्रोल में आ जाएगा। क्या इसराइल आलमी कानून को नज़रअंदाज करके गज़ा पर कब्जा कर पाएगा? देखिए जी, इसराइल ने पहले किस आलमी कानून की पासदारी की है या उसका ऑनर किया है कि वो गजा के हवाले से ये तमाम गजा में किए जाने वाले अब तक जितने भी इसराइली इक़दाम हैं वो किसी भी तौर जो है वो बैनुल-अक़वामी कानून के, चाहे वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। मंसूर साहब, अब अगर हम देखें फ्रांस, कनाडा और यूके की जानिब से जो थोड़ा सा स्टैंड लिया गया है, उसके बाद कुछ सूरत हाल में तब्दीली वाक़ई हो सकती है? उसके बाद हम ये कह सकते हैं जी, उसमें यकीनन एक प्रेशर इसराइल पर आया है, और खासतौर पे ये जो इमदाद का सिलसिला शुरू हुआ है ये बुनियादी तौर पे उसी दबाव का। उससे पहले मैं थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगा जो डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा था मशरिक़ वस्ता का, कि उसमें जो इस वक्त सऊदी अरब के अंदर उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कही गई और इसी तरीके से कतर में, ये बुनियादी तौर पे उसका भी एक नतीजा है, उसका भी असर है कि ये इमदाद का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। अच्छा। और यही वजह है कि इसराइल को अब अपनी शिकस्त नजर आ रही है, तो वो मुज़ाकरात की मेज से भी भाग गया है कि वहाँ जो कतर में होने वाले कैदियों की रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात थे या दीगर इस मसले के हवाले से, तो इसराइल ने अपना वफद वहाँ से बुला लिया है, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा था कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी बिरादरी में उनके लिए कोई भी एक सिंपैथेटिक वॉइस नहीं रही। तो लिहाजा वो अपनी खजालत मिटाने के लिए उस मुज़ाकरात के अमल से जो है वो भाग गया है। आज तक तो इसराइल यही कहता है कि हम मुज़ाकरात के जरिए ये मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन इसराइल ने अपने कैदियों को आज तक ना तो जंगी ताकत के जरिए रिहा करवाया, ये जितने भी उनके कैदी रिहा हुए हैं ये मुज़ाकरात के नतीजे में हुए हैं, और जब से उन्होंने अपने इस मिलिट्री ऑपरेशन में सख्ती लाने की कोशिश की उसके नतीजे में उनके जो यरगमाली जो कैदी हैं वो हलाक तो हुए हैं लेकिन रहा नहीं हुए। और यही मैं समझता हूँ कि इस पूरे कज़िये का जो सबक है कि अगर आज इसराइल अपने कैदियों की रिहाई के हवाले से दिलचस्पी रखता है तो उसे मुज़ाकरात की मेज पे वापस आना होगा, खासतौर पे उन बैनुल-अक़वामी फोरम के जिसका वो खुद भी सिग्नेटरी है जी। और जिसके जरिए वो बहुत चीज़ों का इस्तिस्ना क्लेम करता है, उन्हें उनकी करारदादों, उनकी जो बातें हैं उस पर कान धरना होगा। बसूरत दीगर ताकत के जोर पर इसराइल जो कुछ इस वक्त गजा में कर सकता था वो कर गुजरा है। इससे आगे इसराइल सवाए एक तबाही और बर्बादी की एक ऐसी दास्तान तो रकम कर सकता है कि जो रहती दुनिया तक
इसराइल और खासतौर पे उनके जो हमायती अच्छा मंसूर साहब, अभी अमेरिकन आप और दीगर अमरीकी मगरबी सदर कैपिटल हैं। क्या तस्करा कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो अरब मुल्कों पर जोर भी दिया जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। क्या आप समझते हैं कि अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम करेंगे? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये ख्वाहिश जो है वो एक जी दीवाने की बड़ मालूम होती है, क्योंकि कोई ऐसा मुल्क जो है, यानी जो मुल्क इस वक्त खुद इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात में बंधे हुए हैं, वो इस बात पे शाकी और नाला नजर आते हैं और इस बात पर सोच रहे हैं कि हम उन अकॉर्ड से निकल जाएं, क्योंकि उनके लिए अपने अवाम का सामना करना जो है मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है वो अमेरिका की या दीगर यूरोपीय ममालिक की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो जमीनी हकायक है, लेकिन सर नॉर्मलाइज किस तरह से हो सकता है मंसूर साहब? अगर हम देखें तो सहूनी हुकूमत जो है उसका एक और खौफनाक प्लान जो है वो सामने आया कि गजा में एक बड़े ऑपरेशन की कोशिशें हो रही हैं कि हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए, यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा से 21 लाख की आबादी को बेदखल कर दिया जाए। क्या इस तरह के जो मज़मूम अज़ाइम हैं इनके होते हुए मामला आगे बढ़ सकते हैं? कोई सिचुएशन जो है डिफ्यूज हो सकती है? देखिए जी, जहां तक तो हमास को खत्म करने का क्लेम है इसराइल का, वो तो रोज़े अव्वल से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इनसे निजात मिल जाए। बुनियादी तौर पे हमास जो है वो किसकी पैदावार है? आप देखिए कि माजी में जितनी भी मसला फ़लस्तीन के हवाले से जो फ्रीडम स्ट्रगल्स चलती रही हैं, चाहे वो नेशनल बुनियादों पे हो, मजहबी बुनियादों पर हो, वो तमाम की तमाम को इसराइल ने मुख्तलिफ अंदाज से डिफ्यूज़ किया। ये एक वाहिद ऐसी तंजीम थी, एक तहरीक थी कि जो अपने मुसलमान उसूलों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी, और उन्होंने अपना वो जो मुसल्लह जद्दोजहद का एक लेजिटिमेट राइट है जो बैनुल अक़वामी कानून उन्हें देता है, उसके साथ वो स्टिक रहे। और आज मैं समझता हूँ अगर इसराइल ये क्लेम करता है कि वो इन्हें खत्म करने का दावा रखता है, तो आप देखिए कि ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक सोच है। अगर आप आज इन्हें पीसफुल तरीकों से और ख़ासतौर पे इनके जो लेजिटिमेट राइट है वो देने के लिए इनकारी होंगे, तो फिर इसी नौयत की जो तंजीमें हैं उनसे ही फिर माजी में आप देख रहे हैं कि इराक में और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं वो अलकायदा की शक्ल में, दाइश की शक्ल में देखने को मिलती हैं। और उनका मुकाबला आज भी अमेरिका जहाँ जहाँ गया है, जहाँ जहाँ से वो इस नौयत की तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ के निकला है, आज भी वो वहाँ सरगर्म दिखाई देते हैं। अफगानिस्तान से निकलने के बाद आज भी वहाँ पे ये चैलेंज दरपेश है, इराक के अंदर भी ये चैलेंज दरपेश है, शाम के अंदर भी यही सूरत हाल है, लीबिया के अंदर भी यही सूरत हाल है, यमन के अंदर भी। तो लिहाजा इसराइल को और उनके जो बिल्कुल इसी तरह की जो सूरत हाल है यहाँ पे भी पैदा की गई है और एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसके तहत ये सब कुछ किया गया। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके कीमती वक्त का। इसी के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अब एक वायरल वीडियो के हवाले से बात करते हैं क्योंकि बकरा ईद आ रही है। दांतों का इलाज नाजरीन दुनिया भर में सबसे महंगे और पेचीदा इलाजों में शुमार होता है। पुराने ज़माने में जब किसी के दांत खराब हो जाते थे तो लोग फुटपाथ पर बैठे उन रवायती डेंटिस्ट के पास जाते थे जो दर्द से कराहते मरीजों के दांत हाथ के जोर से निकाल दिया करते थे और किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल किए बगैर वो ये काम करते थे। बिल्कुल नजफ, यूं ही होता था। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जदीद डेंटिस्ट्री की तरफ आए जहाँ इंसानों के लिए मसनूई दांत, ब्रेसेस और इम्प्लांट्स तो आम हो गए, मगर अब नया कमाल ये हुआ है कि जानवरों के नकली दांत भी मार्केट में आ चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं यही जो कमाल है इस वक्त दही इलाकों की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में वायरल हो रहा है, जहां पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया उस वीडियो ने, जिसमें दिखाया गया है कि कुर्बानी के जानवरों खास तौर पर बकरे के लिए हर साइज के नकली दांत दस्तयाब हैं। जी हाँ, और अब सवाल ये कि आखिर इन दांतों की इतनी अहमियत है क्यों? तो नाजरीन बात ये है कि कुर्बानी के जानवर का बालिग होना शर्त है और इसका अंदाजा उसके दांत देखकर लगाया जाता है। और अगर हम यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि पहले जब होता था कि बकरा बड़ी उम्र का होता था तो उसे कम उम्र का जाहिर करने के लिए उसके दांत तोड़ दिए जाते थे या निकाल दिए जाते थे, लेकिन अब ये कम उम्र जो बकरा है इसको जरा बड़ी उम्र का दिखाने के लिए ये नया हरबा आजमाया जा रहा है, उसको दांत लगाए जा रहे हैं, यानी हर चीज का जुगाड़ मौजूद है। तो जब बकरा छोटा होता है तो उसे वैसे तो खीरा कहा जाता है जिसके दूध के दांत अभी तब्दील नहीं हुए होते, फिर जब दो मुस्तकिल दांत निकल आते हैं उसे दोंदा कहा जाता है और यही वो मरहला है जहां से कुर्बानी के लिए बकरा काबिल कबूल हो जाता है। अगर बकरे के 4 दांत हों तो उसे चोगा कहा जाता है,
यानी वो मजीद उम्र रसीदा हो रहा है, ये इस बात का सबूत है। आपने तो सारी ही इकसाम बता दी, तो मजीद देखिए अपने नाज़रीन मवेशी को- मंडियों में जाने वाले लोग हैं हाँ, ना। और अभी जाना भी है इंशाल्लाह। अब अगर कोई व्यापारी खीरा बकरे को दोंदा जाहिर करने के लिए नकली दांत लगा दे तो ये सिर्फ धोखा नहीं बल्कि नाजरीन कुर्बानी जैसे मुकद्दस अमल की तौहीन है। याद रखिए, कुर्बानी कबूल होने के लिए जानवर का दुरुस्त इंतखाब भी उतना ही ज़रूरी है जितना दुरुस्त इरादा। तो अब की बार जब भी आप कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए जाएं तो अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि कहीं इसके दांत नकली तो नहीं है, ये बकरा ठीक है नहीं ठीक है, हर तरह से ज़रूरी है इस हवाले बिल्कुल से। जी, आप तो उस पर तसल्ली करें और आप पे तो ये जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन हम 10 पे भी होती है। गुजारिश करेंगे अपने व्यापारी भाइयों से कि खुदारा इस तरह ना ऐसे करें। मत करें, कुर्बानी ऐसे मत मुकद्दस करें, फरीज़ा है, फ़र्ज़ है लोगों पे, और उन्हें अच्छे तरीके से जो भी पैरामीटर्स हमारे दीन इस्लाम ने सेट किए हैं उसके मुताबिक कुर्बानी करने दें। Exactly. और ये आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि आयद होती है। तो इस तरह मत करें कि आप छोटा जो जानवर है आप वेट कर लें, अगले साल उनको मंडियों में ले आएं। इतनी बेचने भी की क्या जल्दी है कि आप उन्हें दांत लगवा के जो है वो आप उन्हें दोंदा जाहिर कर रहे हैं, चोगा जाहिर कर रहे हैं। तो ये और एक इसके बहुत बड़ा अलावा फ्रॉड है। उज़ैर, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, लोग पूरा साल जमा करते हैं पैसे कि हमने कुर्बानी करनी है, हमने बड़ा जानवर खरीदना है। तो आप किसी के इस तरह की मेहनत को ना ज़ाया मत कीजिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब तालीम के हवाले से बात करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से बात करते हैं। अगले हफ्ते से गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो रहा है और ये छुट्टियाँ सिर्फ तफरी और खेल कूद के लिए नहीं होती बल्कि ये बच्चों की शख्सियत साजी के लिए एक या न्यू स्किल सीखने के लिए एक बेहतरीन मौका, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती हैं। वो बच्चे जो छुट्टियों में सिर्फ मोबाइल फ़ोन, टीवी या गेम्स तक महदूद रहते हैं, अक्सर कुछ नया सीखने के मौके से अपने आप को खो देते हैं, नहीं सीखते। हमें ये गौर करने की ज़रूरत है कि जदीद दौर की तेज़ रफ्तार दुनिया में सिर्फ स्कूल की तालीम ही काफ़ी नहीं बल्कि बच्चों को एक बेहतर और कामयाब इंसान बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रीसेंट रिपोर्ट आपके साथ शेयर करें जो ये बताती है कि आने वाले वक्त में बच्चों को जिन महारतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव और साथ ही साथ क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और डिजिटल लिटरेसी समेत सेल्फ मैनेजमेंट एंड एडॉप्टेबिलिटी शामिल है। इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर ऑन द डेवलपिंग चाइल्ड की एक तहकीक भी ये बताती है कि ज़िंदगी के पहले 12 से 18 साल बच्चों की दिमागी नशोनुमा, सीखने और खुद एतमादी की बुनियाद रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और गर्मियों की छुट्टियां इन सलाहियतों को निखारने का बेहतरीन वक्त है। और पाकिस्तान में भी वालिदैन और तालीमी इदारे अब इस जानिब मुतवज्जा हो रहे हैं, तवज्जा दे रहे हैं कि सिर्फ तालीम की कारकर्दगी ही काफ़ी नहीं बल्कि बच्चों को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाए, कोडिंग सिखाई जाए, आर्ट सिखाई जाए, पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खुद एतमादी उनके अंदर आए ताकि वो कहीं पे भी खड़े अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे ले जा सकें, अपने पॉइंट पे बात कर सकें, तबसरा कर सकें। तो नाज़रीन, इस चीज़ को आगे कैसे लेकर जाना है, इस पे किस तरह के ट्रिक्स एंड ट्रिप हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चों को सिखा सके, उसके लिए हमने इस वक्त इनवाइट किया है समन राव को जो कि एक्सपर्ट हैं स्किल डेवलपमेंट की। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान समन, बहुत शुक्रिया आने का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल आपको पता है छुट्टियाँ हो रही हैं गर्मियों की, बच्चों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेज आने वाले हैं छुट्टियों के हवाले से कि चलें इंजॉय करेंगे, नानी की तरफ जाएंगे, दादी की तरफ जाएंगे। पढ़ाई के लिहाज से और स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं ये छुट्टियाँ, ये बताइए। अच्छा, अब बेसिकली ना हम अगर एक साल को देखें ना तो एक साल में हमारे पास 12 मंथ्स हैं, उसके अंदर 7 मंथ्स तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिल्कुल 4 मंथ्स रह गए हैं जो आपके समर वेकेशन के हैं। हम लोग ये पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि वो 4 मंथ्स ऐसे हैं कि अब आपने अपने बच्चे को इसमें सिर्फ स्किल्स डेवलपमेंट करवानी है, उसके अंदर कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी और आर्ट को ढूंढना है कि मेरा जो बच्चा है उसको बेसिकली क्या चीज ज्यादा अच्छी समझ आती है, क्या चीज नहीं समझ आती, किसमें उसका इंटरेस्ट है और उसका किसमें नहीं। इंटरेस्ट किस चीज में है। हाँ। कुछ बच्चे होते हैं उनको म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट होता है एंड दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। Yes. अगर हम कहें नहीं म्यूजिक नहीं, ये चीज नहीं, हाँ। दैट मीन्स कि ही इज अ गुड लिसनर और उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से कुछ बच्चे होते हैं जिनकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उसमें आप उनको क्रिएटिव बुक्स ला के दे सकते हैं। हमारा एक प्रोस्पेक्टिव ये है कि अगर छुट्टियां हो गई इसका मतलब छुट्टियां हो गई हैं, ठीक है, हाँ, छुट्टियां हो गई हैं, पढ़ाई से छुट्टियां हो गई हैं, स्किल से छुट्टियां नहीं हुई, क्रिएटिविटी से छुट्टियां नहीं हुई। अब आप ये समझें कि समर वेकेशन आ गया, अब क्रिएटिव टाइम पीरियड आ गया बच्चों का, क्योंकि अब स्कूल तो जाना नहीं है, बच्चों ने कोई और चीज नहीं है बच्चों के पास। आप स्विमिंग करवाएं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट करवाएं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लेट्स सपोज नथिंग,
कोई अगर आप कहीं पे करवा नहीं सकते आप घर में अपने साथ रख लें, जबरदस्त। ठीक है। आप कुकिंग कर रहे हैं, आप कुकिंग करवा लें। हाँ, छोटी छोटी चीजें सिखाएं कुछ भी उनको छोटी घर छोटी की। कि हाँ। आप ये ला दें मुझे, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर आप डो दे दें ना आटे की, कुछ ना जी। वो उसके बनाते साथ रहते हैं। असेंबल कर करके नए से नए ऑब्जेक्ट्स So बना true, लेते so true. हैं। क्रिएटिविटी तो कहीं पे भी आ सकती है ना, बस आपको बच्चे को अपने साथ लेकर चलना है। अगर आप उस टाइम पीरियड पे भी कहेंगे कि हम इन्हें कहीं भेज देंगे, भेज देते हैं, नानी की तरफ भेज देते हैं, दादी की दादी की तरफ, तरफ। वहाँ पे चलिए, वो बच्चे भी क्या कर नहीं थोड़े एक बात टाइम है, पीरियड के लेकिन लिए हाँ। जाएं, लेकिन वही बात है ना कि जितना पूरा आप बच्चों 3 को months अपने भेजना। साथ कनेक्टेड रखेंगे उतना ही वो सीखेंगे और आपको पता भी होगा आपका बच्चा कर क्या और रहा है। आजकल तो बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है, सारा इंटरनेट के ऊपर हर चीज। आप कुछ ना करें, आप बैठें, आप इंटरनेट पे कोई ना कोई चीज देख लें। आप एक स्केड्यूल बना लें कि दुनिया में ये चीज हो रही है, मैंने अपने बच्चे को जनरल नॉलेज की ये थिंग्स सिखानी है। सही। साइंटिस्ट के किसी एक साइंटिस्ट को पकड़ें और उनकी हिस्ट्री पढ़ाएं, दिखाएं कि जबरदस्त। उसको किस तरह से उसने Good idea. एडवर्टाइजमेंट्स जो Very उसकी nice. एक प्रॉपर चीजें थी, उसने किस तरह से स्किल सीखी, ठीक है, उसने किस तरह से उसको प्रैक्टिस ऑन किया, कितनी दफा उसने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया और उसको वो चीज समझ ये पता बड़ा चली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ी अच्छी आपने बात की। मतलब हम देखते थे पहले ये हुआ करता था कि छुट्टियों का जो है वो काम मिल जाता था। हाँ। जो बुक में लिखा होता था वही उस पर आपने रजिस्टर काले करने हैं, छापा मारना है उसका, बिल्कुल उसी तरह बना के जब आपने सबमिट कर देना, छुट्टियों के बाद जाना है। मतलब कोई क्रिएटिव काम आप नहीं करते थे उस तरह से। हमें ये बताएं कि अगर हम एज ब्रैकेट की बात करें तो 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए कौन सी स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और आप समझते हैं कि ये लाजमी सीखनी चाहिए इन छुट्टियों में? अच्छा, जितनी भी क्रिएटिविटी और स्किल्स है ना, 5 to 15 इयर्स की एज में जो बच्चा सीखे, वैसे तो हम नॉर्मली कहते हैं 5 से 8 साल का जो बच्चा होता है ना, वो हर चीज डेवलप कर लेगा। अच्छा, Anything. 5 से 8 आप उसे कुछ भी सिखाओगे वो सीख जाएगा। 3 साल का बच्चा, वो उसको पता है कलर्स के नेम के, यू नो, ही कांट इवन आजकल स्पीक, तो बट बच्चों उसको को पता है मोबाइल फोन कि क्या चीज। इस्तेमाल करने आते हैं, उनको पता है कि ये वाली एप्लीकेशन कौन सी है, इस एप्लीकेशन से क्या होता है, टच किस तरह टच किस तरह से होता है, सिखाया बच्चे को। जो चीज उसको सिखाई वो उसने डेवलप कर ली। तो आपके बच्चे का 5 से 8 साल का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसके अंदर उसको जनरल नॉलेज, दुनिया में क्या चीज हो रही है वो सिखाएं, कोडिंग के बारे में बताएं, रोबोटिक्स के बारे में बताएं। देखिए, वो चीज करवाएं जो आने वाले टाइम में उसके काम आनी है। बिल्कुल। प्लीज वो चीज मत करवाएं कि नूनू चाचा जो है वो एक गार्ड है और हाँ। वो खोल लेते हैं फाटक का गेट, और फाटक का गेट सुबह सुबह खोलते हैं। बच्चे भी क्वेश्चन में लिख रहे हैं 9 बजे फाटक का गेट अनु काटा कितने खोल बजे देते हैं। गेट खुला? हाँ, कितने 9 बजे गेट खुला? अब उसने अच्छा, कोई तुम्हें लेना याद देना कर ही जैसे नहीं कितने बजे याद किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं, आप तो अक्सर ही देखते होंगे स्कूल्स के अंदर, बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते, अपनी बात का इजहार नहीं कर पाते। उनको वो कुछ कहना चाह रहे थे टीचर को तो मुंह में ही कहीं ना कहीं रह जाता है, चुप होके बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और इसी तरह के जो बच्चे हैं ना, बुली हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी बात कर नहीं पाते, शिकायत भी नहीं कर पाते टीचर से। कम्युनिकेशन स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है और ये स्किल सीखना किस तरह सीखी जाए, पेरेंट्स इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उस्तादा का क्या किरदार है, इसके साथ साथ कहाँ से स्टार्ट लिया जाए। एक बच्चा जो बोलता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं और नहीं बोलना चाहता, तो उसका इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए? अच्छा, सबसे ज्यादा एक तो मेन चीज कि आप वो कुछ भी बोल रहा है आप उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, एनीथिंग, वो कुछ कर रहा है आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपको पता है ना कि आपका बेबी थोड़ा सा लैक करता है कॉन्फिडेंस के अंदर, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, उसका थोड़ा सा वो कुछ कहना चाहता है बट वो कह नहीं पाता। अगर आप उसको माइंडली देखेंगे तो वो उसकी रीजन क्या है कि वो डर रहा है आपसे कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे से, मैं कुछ गलत ना बोलूं या मैं कुछ गलत ना करूं। अब अगर आप इस चीज को भी ज्यादा जब स्टडी करेंगे तो पता चलता है वो बच्चे जिनके ऊपर पेरेंट्स का ज्यादा दबाव होता है कि ये नहीं करना, ये टूट जाएगा, अगर ये टूट गया तो फिर देखना, वो बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अच्छा ये नहीं कहना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम हाईलाइट करते हैं, स्कूल्स के अंदर आपने टेस्ट सिस्टम देखा है, आपने असेसमेंट सिस्टम देखा है, उसमें लिखा हुआ होता है कि द आंसर शुड बी करेक्ट। अब बच्चे को ये पता है कि जो भी लिखना है ना बस वो ठीक होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, उसके पास एक ऑप्शन नहीं है। और जब आपको बाउंड कर दिया जाता है ना कि चीज ठीक ही होनी चाहिए, फिर आप क्या करेंगे उससे आगे? हम लोग पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप बच्चों को घर पर ही एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते जाएं, लिखवाते जाएं। गलत लिखेगा कोई मसला नहीं, जितना मर्जी लिखे, गलत लिख रहा है, ठीक लिख रहा है, लेट हिम गो, उसको लिखने दें। जब वो बहुत ज्यादा लिख लेगा उसको पता चल जाएगा अच्छा इस तरह से आंसर को निकालना है। लेकिन अगर आप वन टाइम में कहोगे कि जी आज स्कूल में तो मुझे सरप्राइज टेस्ट की समझ नहीं आती,
फॉर नो रीजन आज सरप्राइज टेस्ट है, और वो सरप्राइज टेस्ट जो महीना पहले बच्चे ने चैप्टर पढ़ा था उसका सरप्राइज टेस्ट है। अच्छा। फिर उसमें आपको बताया जाएगा कि जी अब ये जो मार्क्स हैं ये एग्जाम में ऐड होने हैं या ये सबके सामने बताए जाने हैं। उसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना लैक करता है, इस चीज के ऊपर इंसल्ट फील करता है। छोटे बेबी को तो ज्यादा इंसल्ट फील होती है, हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो हमें फिर भी हम रिलैक्स हैं, रिलैक्स हो हम जाते हैं। कॉन्फिडेंट हैं। हाँ। छोटा बेबी वो बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करता है कि मुझे कोई बंदा कुछ किसी के सामने ना कह दे, और इवन तो मेरे क्लास फेलो के सामने तो कोई बंदा कुछ ना कहे। सही। तो जब आप रिजल्ट अनाउंस करते हैं बेबीज के सामने कि ये गलत किया, इसने से कुछ नहीं आता है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। सुमन, जब हम बात करें बच्चों से बात अपने। कर लेते हैं डिजिटल स्किल्स के हवाले से। बड़ा दौर है, बिल्कुल। एआई लर्निंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई या वीडियो एडिटिंग, क्या आप समझती हैं कि ये कम उम्र बच्चों को सिखाना मुनासिब है? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आजकल तो बच्चे बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, वीडियोस एडिट भी कर रहे होते हैं, बड़े कह रहे होते हैं बच्चों को कि मेरा ये काम कर दो, मेरी एक छोटी सी रील एडिट कर दो, ऐसा भी चाहिए। फरमाइशी प्रोग्राम भी आ रहे होते हैं, फिर बच्चे फिर उसके हवाले से चार्ज भी करते हैं आपसे। ये भी बच्चे आजकल कुछ बच्चे बहुत समझदार भी हैं, उनको पता है उन्होंने अपनी स्किल का चार्ज कैसे करना है। देखिए हमने अगर आप थोड़ा सा पुराना दौर देखें, हम बच्चों को पढ़ाते किस लिए थे कि वो जॉब कर लें। अब वो जॉब क्या होती है अल्टीमेटली, कोई ना कोई मेडिकल की जॉब हो गई या कुछ कंप्यूटर की जॉब हो गई। अब आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें ना तो बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो पहले से ही अपनी जॉब करने लग पड़े। 5 से 8 साल में उन्होंने अपनी जॉब ऑटोमेटिकली शुरू कर ली है। उनको समझ आ गई है कि ये चीज हम खुद भी तो ऐसे कर सकते हैं ना। तो बच्चों को सिखाने चाहिए, बट पेरेंट्स को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए कि बच्चों को बच्चों की लेवल की चीज सिखाएं एट दैट टाइम बीइंग, ठीक है? क्योंकि देखें सोशल मीडिया है, वेरी एडवांस है, जो बच्चे को जो चीज ज्यादा समझ आती है अब वो करवाएं। इवन तो इंटरनेशनल अगर आप देखें तो बच्चे बिजनेसेस कर रहे हैं। बिल्कुल। 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसने अपना एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया हुआ है और वो कर रहे हैं और पेरेंट्स उनके साथ हैं। तो ये बहुत अच्छी एक आइडियल स्किल है, मुझे लगता है इसको सपोर्ट करना चाहिए। अपने बच्चे को डिप्रेस नहीं करना चाहिए। वो छोटी सी कैंटीन लगाकर अपने घर में अगर कोई चीज बेच रहा है तो ले लें, कोई बात नहीं, हाँ, थोड़े ज्यादा पैसों से ले लें, पर उससे ले लें, उसको सिखाएं कि अच्छा हमने ये चीज किस तरह से करनी है। अच्छा सुमन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप एनालाइज करती हैं, आप मार्केट में हैं, आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, क्या आपने बताना चाहेंगी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो बच्चों को ऑनलाइन स्किल्स के हवाले से सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं, या आप उस पर इंसिस्ट करेंगी कि ये प्लेटफॉर्म पे बच्चों को आप जाके ये वाला स्किल्स ज़रूर सिखाएं? अच्छा, अब हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को बड़ी मजे की कंडक्ट करवाते हैं। मैं आपसे बात करूंगी, जैसे मैंने बड़ी दफा आपसे जिक्र किया कि कैम्ब्रिज वर्कशीट्स जो पेज है जी, उसके ऊपर स्किल्स। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी है। बिल्कुल, कोई ABC अलिफ बे 1 2 नहीं है। इसके अंदर दुनिया की जितनी जर्नल नॉलेज है वो एडेड है कि चलो बच्चों को एटलीस्ट जर्नल नॉलेज करवाएं आप। प्लेटफॉर्म तो इस तरह के बहुत ज्यादा हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से कोर्सेज करवाने हैं। आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे, बेशुमार पेजेस हैं, एनी ऑफ देम फॉलो करें। प्लानर्स लें, अगर आप कैम्ब्रिज वर्कशीट से लेते हैं यू विल गेट अ फुल प्लानर, एक पूरा समर वेकेशन का पैक। और देखें 2500 रुपीज़ का एक समर पैक फॉर अ 3 मंथ, इट्स नथिंग। एक ऐसा पैक जिसमें इंटरनेशनली मीडिया, इंटरनेशनली जितनी चीज़ों के बारे में रिसर्च हो रही है वो सब कुछ ऐड किया गया है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर पेरेंट्स एज वेल। पेरेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया समन, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा की तरह, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं बच्चों की तालीम के हवाले से। और जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं, बच्चे हमारे मुल्क का सतून है, हमारी फाउंडेशन है, हमारा मुस्तकबिल है। ये ठीक होंगे, ये काम करेंगे, ये कुछ तरक्की करेंगे, ये अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे नेशनली प्लस इंटरनेशनली, तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, जल्दी से ब्रेक से वापस आइए और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 के तीसरे हफ्ते में मुल्क के मैदानी इलाके 47 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद दर्जा हरारत का सामना कर रहे हैं और दर्जा हरारत मामूल से
60 डिग्री तक ज़्यादा रहने की पेशगोई भी की गई है। WHO के मुताबिक शदीद गर्मी में अगर जिस्म को मुनासिब मिकदार में पानी, नमकियात और तवानाई ना मिले तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसके साथ हीट स्ट्रोक हो जाते हैं। इस तरह के मसाइल, जानलेवा मसाइल इंसान को दरपेश होते हैं। जनूबी एशिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान मौसमियाती गर्मी की शिद्दत से मुतासिर टॉप 10 ममालिक में शामिल है, जहाँ हर साल दर्जनों अफराद लू लगने के बायस ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की एक मकामी स्टडी के मुताबिक गुज़श्ता साल सिर्फ पंजाब और सिंध में 15,000 से ज़ायद अफराद को शदीद गर्मी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें अक्सरियत डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर और बेहोशी जैसे मसाइल का शिकार हुई। ऐसे में हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा, पानी और नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। इसी हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर इशल साकिब साहिबा को, जो कि हमें बताएंगी कि गर्मियों में कौन सी ग़िज़ाएँ, मशरूबात और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके हम खुद को और अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। डॉक्टर इशल, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम। हमें ये बताएं कि हीट स्ट्रोक और आम गर्मी लगने में डिफरेंट क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है और इनकी फौरी तिब्बी इमदाद क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, हीट स्ट्रोक जो है वो बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें 2-3। एक ये कि बहुत ज़्यादा सन से एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, यानी कि 40 डिग्रीज अबव टेम्परेचर चला जाता है। हमारी बॉडी को भी थ्राइव करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है हमें, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर है। तो हमारी बॉडी को ठीक ठाक पानी और हाइड्रेशन की ज़रूरत है। जबकि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट होती है तो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और हमारी पानी की नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती उतने जितना पानी हम ऑलरेडी ले रहे होते हैं। बिकॉज जनरली हम लोग कोई भी 8 ग्लास या 10 ग्लास वाटर रूल फॉलो नहीं करता। हर कोई अपनी जब प्यास लगती है तब पानी पीते हैं, whereas शिद्दत वाली प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। Exactly, नहीं तो हम इग्नोर कर रहे होते हैं बॉडी को। Exactly. अच्छा इशाल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि डिहाइड्रेशन की कुछ सिम्टम्स होते हैं, अलामात होती हैं और स्टेप बाय स्टेप करके आपको डिहाइड्रेशन होती है। क्या वो सिम्टम्स हैं और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन किन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है? अच्छा, डिहाइड्रेशन जनरली तो सबको टारगेट करती है, लेकिन जो वल्नरेबल ग्रुप्स है ना, जिस तरह के बच्चे और बूढ़े, क्योंकि उन लोगों में इम्यूनिटी, बच्चों में नॉट इम्यूनिटी ज़्यादा होती है लेकिन उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है बाहर। तो बच्चे बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं बिकॉज वो थोड़े से कंपैरेटिवली वीक होते हैं। प्लस वो जो इंडिविजुअल्स जो अब बूढ़ी एज में जा चुके हुए हैं, उनकी बॉडी को वाटर की बहुत ज़रूरत है, वो बहुत इफेक्ट होते हैं। तो इन लोगों को तो स्पेशली हमने प्रोटेक्ट करना है हीट से। सेकेंडली, पानी की रिक्वायरमेंट्स को इनको फुलफिल करने के लिए इनको पानी की फॉर्म ऑल्टर कर दे। जनरली बच्चे नहीं पीते पानी, तो आप उनको पेपरमिंट वाटर दे सकते हैं, या एडल्ट्स भी ले सकते हैं। तो पानी के अंदर जब आप मिंट डाल देंगे तो वैसे भी मिंट इज़ वेरी गुड आपकी हेल्थ के लिए, गट के लिए, प्लस पानी का फ्लेवर, क्योंकि वो पेपरमिंट टी बन जाती है। तो जो है आप वो लें, उससे बहुत बेटर होगा। प्लस हमने वो वाले फ्रूट्स लेने हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वाटर का कॉन्टेंट है, जिसमें एक है वाटरमेलन, आप पपाया ले सकते हैं, मेलन यानी कि खरबूजा ले सकते हैं। इसके अलावा बेरीज जो भी अवेलेबल हैं, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, वो ले लें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पिएं। तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेट भी कर रहे होते हैं इस मौसम में, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा ओरिजिनेट करती हैं। और सिम्टम्स जहाँ तक आप कह रही हैं उसमें ये है कि हमारी जो स्किन है, सबसे पहले उस पर ऑब्वियस होगा हमारी स्किन जो है, एक तो ये कि बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। अच्छा, जो डिहाइड्रेशन है उसका डायरेक्ट लिंक है एजिंग के साथ। एजिंग इन अ सेंस के रिंकल्स जो सुपरफिशियल स्किन पे, क्योंकि जब आप पानी नहीं पीते, जैसे हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाते तो हमारी स्किन रिंकल्ड हो जाती है। इसी तरह जब आप पानी का इंटेक नहीं करते तो आपकी स्किन पे रिंकल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हमारी स्किन को भी वाटर की इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब भी जिन लोगों की भी स्किन बहुत प्लम्प्ड और हाइड्रेटेड होती है, वो अपनी पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो दैट बिना प्यास के भी पानी पी रहे होते हैं। बिल्कुल। कोशिश ये करते हैं बॉटल पास रखें। अच्छा इशल, हमें ये बताएं, कहते हैं कि आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत खून कम हो जाए ना तो काम चल जाता है, लेकिन पानी अगर कम हो जाए ना तो काम खराब हो जाता है, आपको फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाता है। कितना पानी पी लेना चाहिए? ऑब्वियसली जिस तरह से हमने बात की कि 8 to 10 ग्लास का रूल कोई भी फॉलो नहीं करता, कितना पानी पी लेना काफ़ी है? और उसके साथ अगर नमकियात शामिल कर ली जाए, हम देखते हैं कुछ लोग जो हैं वो आजकल ORS का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आम पानी नहीं पी रहे होते, तो वो कितना बेनिफिशियल? और साथ ही साथ एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, कि ये वाला पानी पिए, इससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो जाएंगे। इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, बेसिकली हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू कि हमारा ब्रेन जो है उसको भी, जैसे आपने बताया था इनिशियली कि जो डेथ्स होती हैं उसकी वजह यही होती है कि ब्रेन सेल डैमेज हो जाता है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। इसी तरह ही जो आपने बताया कि पानी जो है वो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड आपका क्वेश्चन था
लोग ORS मिला पानी पी रहे होते हैं और जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोई भी 8 से 10 गिलास पानी जो है वो नहीं पी रहा होता, तो मतलब क्या इस तरह की चीज़ें आप उसमें पानी में शामिल करके पी ले ताकि वो आपको डिहाइड्रेशन से बचा ले? बिल्कुल। अच्छा, जो मिनिमम जो वाटर इनटेक होनी चाहिए वो आपकी एटलीस्ट 8 ग्लास तो होनी चाहिए। 8 ग्लास आपने ये नहीं करना कि आपने एक वक्त में लेने, वो भी आपको ओवर हाइड्रेशन कॉज कर सकती है, वो भी Bloating हमारी कर बॉडी सकता से है। बिल्कुल एक ब्लोट कर सकता है। सेकंड ये होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन होगी जिसमें हमारी बॉडी में सॉल्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जनरली सॉल्ट बिल्कुल क्विट कर देते हैं कि नहीं हमने डी ब्लोट होना है, लेकिन वो गलत है अप्रोच। आपको हर चीज़ मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए होती है, तो हमारी बॉडी में सॉल्ट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेसिकली। तो जब आप बहुत एक्सेसिवली एक वक्त में पानी पीते हैं तो वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट कर देते हैं और हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन बन जाती है, वो भी फेटल हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। इसी तरह ही जो है हमारी जब इस तरह बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं तो हम वीकनेस फील करते हैं, हम फटीग्ड फील करते हैं, हमें फील होता है हम लाइट हेडेड हैं, चक्कर आ रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि फ़ौरन से इलेक्ट्रोलाइट वाटर लेना चाहिए। उसमें लाजमी नहीं है कि आप मार्केट बॉट लें, आप नॉर्मल जिस तरह लेमन, थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको मिक्स करके वो रेजुमल बन जाता है, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारी कब से रवायती ड्रिंक है, गर्मियों की सकंजमीन, आप वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैं ग़िज़ा के हवाले से बात करना चाहूँगी, खाने में ऐसा क्या लिया जाए? फ्रूट्स के बारे में तो आपने बताया, लेकिन अगर डाइट को किस तरह बैलेंस रखा जाए, क्योंकि डाइट इस तरह की ना हम लें जिससे हम बाद में डिहाइड्रेटेड फील करें। जैसा फॉर एग्जांपल हम फास्ट फूड ले लेते हैं तो बाद में इतनी प्यास लगती है कि पानी नहीं पूरा हो पा रहा होता है। तो ग़िज़ा के बारे में बताइए। बिल्कुल, जिससे आपने फ्राइड फूड का मेंशन किया, या फिर जो फास्ट फूड होता है वो बेसिकली जनरली डीप फ्राइड होता है, उसमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो हमने फूड्स जो अवॉइड करने बहुत डेंस समर्स में वो ये है कि हमने ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना, हमने ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना, बिकॉज स्पाइसी फूड भी ट्रिगर कर देता है उस चीज़ को और हमारी बॉडी जो है ना उसको फिर एक्सेसिव थर्स्ट होती है। थर्स्ट की सेंसेशन अच्छी है लेकिन एक्सेसिवली भी नहीं अच्छी। तो उसमें ये कि आपने 2 तरह के ये फूड्स नहीं खाने, प्लस जो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है डाइट में वो है कि हम खानों में अक्सर सैलड स्किप कर देते हैं, या फिर लेजी मील्स होते हैं, हम जस्ट मील रखते हैं और हम सैलड नहीं लेते। तो उसमें आपने सैलड का पोर्शन अच्छा ऐड करना है, प्लस आपने सैलड में ही योगर्ट भी डाल लेते हैं। तो 3 चम्मच एटलीस्ट दही एवरी मील आप लें, बिकॉज दही जो है वो आपको हाइड्रेटेड रखता है, प्लस इसमें प्रोटीन होती है, इसमें इवन वे प्रोटीन भी होती है। तो दही की जो टॉप लेयर होती है, जो पानी आ जाता है एट टाइम्स हम ड्रेन कर देते हैं, दैट इज़ वे, तो दैट इज़ ऑल्सो कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन। तो वो आपने दही लाजमी लेना है अपने मील्स के साथ, प्लस वेजिटेबल्स का पोर्शन अच्छा ऐड करना है, जिसमें खीरा हो सकता है, खीरे में पानी का बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लेनी यानी कलरफुल, जिसमें बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च भी हो सकती है, उसके अलावा हो सकती है गोभी, हो सकती है कैबेज, और खीरा, टमाटर, उसके अलावा गाजर, ये सब चीज़ें आपने लेनी है अपनी डाइट में डेली, ये आपको लाइट रखेंगे। प्लस योगर्ट की ड्रिंक्स भी आप ले सकते हैं, तो योगर्ट के अंदर पानी ब्लेंड करके, जिसे लस्सी कहते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हाइड्रेशन, वो आप लें। और प्लस वो ये होता है कि एनर्जी बहुत स्लोली ब्रेक डाउन करती है आपकी बॉडी में, तो आपको एनर्जी भी मिलेगी और आप हाइड्रेटेड भी फील करेंगे। तो योगर्ट का इंटेक मस्ट है। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद आप लस्सी पी के थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। काम पे जाने से पहले ना पिए, काम पे जाने से पहले आप काम पे जाने से पहले पानी ना ऐड करें, खाली दही लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमें बताया कि हमें अपनी डाइट को किस तरह बैलेंस रखना है ताकि हम डिहाइड्रेटेड मत हों, हाइड्रेटेड रह सकें, अपनी बॉडी का, स्किन का ख्याल रख सकें, क्योंकि हीट वेव बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा ख़ुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन आगे चलते हैं, एक शॉर्ट खबर आपके साथ शेयर करते हैं। चीन से है ये खबर जिसने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में एक नया संगे मेल अबूर किया है। चीन ने ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो किसी बहरी बेड़े की तरह दर्जनों छोटे ड्रोन्स को साथ लेकर जा सकता है। ये नया ड्रोन बरदार, या इसे मदरशिप ड्रोन जिसका नाम है जियूतियान है, ना सिर्फ ये बगैर पायलट के परवास करता है, सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये 100 खुदकश ड्रोन्स को साथ लेकर जा सकता है। इसका पहला जो मिशन है जून के आखिर में स्केड्यूल किया गया है। जी हाँ, और ये बताया जाता है कि ये ताकतवर ड्रोन जदीद जेट इंजन से लैस है ये, और 15,000 मीटर की बुलंदी पर उड़ने की भी सलाहियत रखता है। इसके अलावा जियूतियान ड्रोन 7,000 किलोमीटर तक का फासला जो है वो तय कर सकता है और 16 टन तक ये वजन उठा सकता है। जियूतियान के अंदर 8 खास हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर हथियार या जदीद सेंसर नस्ब किए जा सकते हैं। ये ड्रोन सिर्फ जंगी मैदान में ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, निगरानी, सरहदी दिफा, समुद्री निगरानी और कुदरती वसाइल की हिफाजत जैसे कामों में भी इस्तेमाल हो सकता है।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में शाया होने वाले एक मजमून के मुताबिक चीन का यह नया ड्रोन बरदार तैयारा अमेरिका के मशहूर ड्रोन्स जैसे RQ-4, ग्लोबल हॉक और MQ-9 रीपर का मुमकिना मुकाबल बनकर सामने आया है। माहिरीन का कहना है कि चीन का यह नया इकदाम जंगी हिकमत अमली में एक नया बाब खोल सकता है। नाज़रीन, और ये था हमारा इस वीक का आखिरी प्रोग्राम। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आपने अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करना है, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमें बेसिकली मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीक में सेम टाइम पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बहुत सारी करंट इन्फॉर्मेशन और करंट अफेयर्स के साथ, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आज के दिन के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।